नमस्कार, मेरा नाम आयुष है। आप देख रहे हैं सक्सेस एकेडमी, जो मेरा यूट्यूब चैनल है। तो हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं यूजीसी नेट बिहार में जो एग्जाम होने वाला है, बेट बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, और झारखंड में जो होने वाला है एग्जाम जेट, और भी बाकी राज्यों का जो पेपर वन का एग्जाम है, यूजीसी नेट का जो पेपर वन का एग्जाम है, उसकी जो यूनिट्स है उस पर हम काम कर रहे हैं। उसको हमने एक सीरीज शुरू किया है जिसको हम समाप्त कर रहे हैं। अभी तक हमने टीचिंग एप्टीट्यूड को समाप्त किया है। दूसरा, अभी हम रिसर्च एप्टीट्यूड पे काम कर रहे हैं। ये शायद छठा क्लास है हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड का। संभवतः अगले 2 3 4 5 दिनों में ये भी यूनिट समाप्त हो जाएगा। अभी हमारा सीधा फोकस है कि हम हर एक यूनिट को समाप्त करें, उसको अच्छे से अपनी समझ बनाएं। उसके बाद पीवाईक्यू और एमसीक्यू पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम आयुष है। मैं बिहार का रहने वाला हूं, और चूंकि मैं बिहार से हूं तो आप समझते हैं कि समझते ही होंगे कि मेरा वर्नाकुलर माध्यम रहा है। और जो मैं वीडियो बनाता हूं वो सिर्फ हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है। जो हमने फेस किया है यूट्यूब पे कि जो हिंदी माध्यम के कंटेंट है वो नहीं मिलते हैं। सब अंग्रेजी को हिंदी में अनुवाद करके आपके सामने लेके आते हैं, जो कि एक अलग चैलेंजेस हो जाती है हमारे लिए। 3 4 सवाल 5 सवाल ऐसी गलत हो जाती है हमारे। तो हम उस जो गैप्स है उसको हम फुल करने मतलब उसको उस पे काम करने की हमने प्रयास करते हुए ये यूट्यूब चैनल बनाई है। ये वीडियो आप तक पहुंच रही है उसी माध्यम से। बाकी आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, और अ, हम लोग इस पे मिलके साथ में आगे बढ़ेंगे, अच्छा स्कोर होगा। ये हम आपको अभी से बता सकते हैं, क्योंकि हम जो 3 4 किताब के रेफरेंस से हमने इस नोट्स को बनाया है, और जो हमारी पुरानी नोट्स रही है उसके माध्यम से हमने इसको तैयार किया है। बहुत शॉर्ट, क्रिस्प और एकदम मतलब आसान भाषा में, जो समझने पे ज़्यादा जोर देती है। मैंने इस एग्जाम को कई बार पास किया है। मैं अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब से पीएचडी कर रहा हूँ। तो आज हम देखेंगे रिसर्च प्रोसेस का जो स्टेप है, क्या क्या स्टेप हो सकता है, क्या क्या चरण होता है अनुसंधान के, उस पे हम लोग देखेंगे और अपनी समझ बनाएंगे। मेरा सीधा उद्देश्य ये होता है कि आपको जो भी आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है उसके उसको लेके आपकी जो समझ है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, एकदम साफ हो, है ना। जो एग्जाम हॉल में जब क्वेश्चन सामने आए तो या तो आप उस सीधा आप उससे एलिमिनेट कर दें, या फिर एलिमिनेट करके आप उसको बनाएं। तो देखिए, अब शुरू करते हैं कि अनुसंधान प्रक्रिया के जो चरण है वो कितने भागों में बटा हुआ है। पहला तो है कि समस्या का पहचान करना, यानी जब रिसर्च आप करते हैं तो रिसर्च कैसे करेंगे, है ना। तो रिसर्च करेंगे तो उसकी एक पद्धति भी तो होगी, और पद्धति क्या होगी तो वही पद्धति को हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पद्धति क्या होगा, सबसे पहला पद्धति तो यही होगा, पहचान मतलब प्रक्रिया तो यही होगा कि हम, ये तो नहीं होगा कि भाई डेटा कलेक्शन करने चले गए, है ना, या उसका एनालिसिस करने शुरू कर दिए, या रिपोर्ट राइटिंग करना शुरू कर दिए। पहला ये होगा, नहीं होगा। पहला क्या होगा, पहला ये होगा कि हम जिस प्रॉब्लम को लेकर काम करना चाहते हैं, समस्या की पहचान, वो क्लियर होना चाहिए। जब हम किसी अनुसंधान को करते हैं तो मेन पहला कदम क्या होगा हमारा, इस समस्या का समाधान होना चाहिए। जैसे मैं पीएचडी कर रहा हूँ, तो पीएचडी में जो हम करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो उसका पहला पड़ाव क्या होगा कि हम एक समस्या को पहचाने, समस्या का अध्ययन करें, है ना, समस्या की पहचान करें, फिर उस पर आगे बढ़े, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है समस्या की पहचान। मुद्दे या शोध प्रश्न को पहचानना पहला कदम होता है ना। शोध प्रश्न हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है, लेकिन समस्या ही से जुड़ा हुआ होता है, आप इसको समझिए। मोटा मोटी यही कि समस्या की पहचान को ही हम पहला चरण मानते हैं ना, है ना। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि शोध समस्या पूरे शोध कार्य को दिशा प्रदान करती है। समस्या सीखने का तरीका है प्रारंभिक सर्वेक्षण, केस स्टडी, छोटे समूह से साक्षात्कार, अवलोकन सर्वेक्षण, है ना। इस तरीके की है समस्या समझने के तरीके, यानी समस्या आप कैसे समझेंगे, उसका क्या प्रोसेस हो सकता है। तो उसमें क्या है कि प्रारंभिक सर्वेक्षण, केस स्टडी, छोटे समूह से साक्षात्कार, अवलोकन, है ना। मतलब कोई तरीका जिससे कि आप समस्या को पहचान पाए, या कोई पहले रिसर्च हो चुका है, उसको पढ़ने के बाद आपको लगे कि भाई ये समस्या इसमें से निकल के आ रही है, या कोई मतलब आप अनुभव के माध्यम से उसको समझ सकते हैं, ना। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या है, साहित्य की समीक्षा, लिटरेचर रिव्यू। संबंधित विषय पर पहले किए गए शोध का अध्ययन, जो आपने चूज किया है टॉपिक्स, उस पे आप समीक्षा अध्ययन, साहित्य का अध्ययन करेंगे। पहले के जो अध्ययन हुए हैं उस पे आप उसका अध्ययन करेंगे, है ना। इसमें शोधकर्ता विषय के बारे में अधिक जानकारी मिलती है, यानी लिटरेचर रिव्यू करने से आपको ये पता चलता है कि आपको करना क्या है, और कहाँ तक काम हुआ है, क्या क्या गैप्स रह चुके हैं जिस पे आपको काम करना होता है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है अधिक जानकारी मिलती है।
इससे यह पता चलता है कि किस क्षेत्र में अभी शोध की आवश्यकता है। ठीक बात है कि अगर कोई समस्या हमको ढूंढना है तो समस्या कितना रिलेवेंट है आज के समय के लिए, वो भी इस लिटरेचर रिव्यू से हमें पता चलता है। पुराने शोध की अनदेखी करने से अनावश्यक प्रयास हो सकते हैं, है ना, अनावश्यक प्रयास हो सकते हैं। अब शोध प्रश्न, उद्देश्य और परिकल्पना चुनना। तीसरा हमारा फैक्ट्स ये है, इस समस्या तय होने के बाद इसे औपचारिक रूप से परिभाषित किया जाता है। शोध उद्देश्य बताते हैं कि क्या अध्ययन किया जाए। शोध प्रश्न, उद्देश्य और परिकल्पना चुनना। अब देखिए, शोध प्रश्न क्या होता है कि जब हम किसी प्रॉब्लम को चुनते हैं तो प्रॉब्लम में हम क्या करने वाले हैं उसको बोलते हैं उद्देश्य, है ना। कि हम, जैसे कि मान लीजिए मैं ट्राइब्स पे काम करना चाहता हूँ, तो ट्राइब्स पे काम करना चाहता हूँ तो ट्राइब्स की एक समस्या जो जो एक हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मान लीजिए ट्राइब की जो हेल्थ की जो स्थिति है, मतलब उनकी जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, उस पर हमको काम करना है। आप जितने भी उससे जुड़ा हुआ जर्नल, रिसर्च पेपर, पीएचडी थीसिस जितने भी हो चुके होंगे उस सबको हम खोजेंगे, हम उसका अध्ययन करेंगे। उसको हम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं बताइए, उसको हम बोलते हैं लिटरेचर रिव्यू, है ना। अब तीसरा है क्या, शोध प्रश्न और उद्देश्य। हमें उद्देश्य क्या पता करना है कि हमें, अब देखिए उद्देश्य पे बात करते हैं कि उद्देश्य हमारा शोध का क्या होना चाहिए, कि हमारा उद्देश्य का शोध का उद्देश्य होना चाहिए कि हम उस ट्राइब्स के, आदिवासी के जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको समझें, यानी उसको कैसे काम करती है, उसका फंक्शन कैसे हो रहा है उसको समझे। पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा उद्देश्य ये हो गया कि वो उसकी जो मतलब उपयोगिता है वो कैसा काम कर रही है। तो दो उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़े। अब प्रश्न क्या हुआ कि अब प्रश्न ये होगा जिससे कि हम फाइंडिंग्स निकाल पाए, है ना। उस तरीके से हम प्रश्न क्रिएट कर सकते हैं। उद्देश्य और प्रश्न एक दूसरे के जुड़े होते हैं, बस भाषाई अंतर होता है कि उद्देश्य में हम ओवरऑल लेके चलते हैं, प्रश्न में और स्पेसिफिक हो जाते हैं। प्रश्न क्या हो सकता है कि ये जो आदिवासी की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है ना, ये जब काम करती है तो इसमें मतलब इसकी जो व्यवस्था है वो कैसे काम करती है। इस तरीके से मतलब आप समझ रहे हैं ना कि उद्देश्य और प्रश्न एक दूसरे को जोड़ती है, बस भाषाई थोड़ा अंतर होता है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि समस्या तय होने के बाद उसे औपचारिक रूप से परिभाषित करना, यानी एक व्यवस्थित तरीके से परिभाषित करना, है ना। तो शोध के उद्देश्य बताते हैं कि क्या अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। और शोध प्रश्न क्या बोलता है कि उसको व्यवस्थित रूप से परिभाषित करना कि हमको करना क्या है, और उद्देश्य बताता है कि क्या अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। परिकल्पना क्या होता है, परिकल्पना होता है जैसे कि देखिए कल्पना, यहाँ पे लिखा हुआ है कल्पना। तो कल्पना क्या होता है, परिकल्पना से पहले कल्पना समझते हैं। कल्पना क्या होता है, किसी के बारे में मतलब कल्पना करना, यानी पहले सोच लेना, ठीक है। और परि मतलब क्या होता है, मतलब परि मतलब पहले ना, पहले के आपने जो रिसर्च आपका हो रहा है करेंगे उसकी पहले की जो आपकी सोच होगी, यानी ये फाइंडिंग्स हो सकते हैं, है ना, कि ये हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं इस शोध के माध्यम से। तो वो जो आपके दिमाग में आएगा पहले, उसको हम बोलते हैं परिकल्पना। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से वही समझता हूँ कि मान लीजिए ट्राइबल में हम काम करने जा रहे हैं, तो हमने समस्या निकाल दिया, मतलब प्रश्न कर दिया, लिटरेचर रिव्यू कर लिया, प्रश्न बना लिया, उद्देश्य बना लिया। अब हाइपोथेटिकल, अब जब हम ये सब कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ तो आएगा ना कि भाई ये फाइंडिंग्स हो सकती है ना। ये फाइंडिंग्स इतने पढ़ने के बाद, ये सारा कुछ करने के बाद हमको एक दिमाग में एक सारा चीज तो आएगा कि इसकी जो अंतिम निष्कर्ष है वो इसके आसपास हो सकती है। तो निष्कर्ष क्या हो सकता है कि जो ट्राइबल्स की जो स्वास्थ्य मेडिकल फैसिलिटी है बहुत बढ़िया है, बहुत उसका मतलब फैसिलिटी जो है उसकी बहुत बढ़िया। तो ये मेरा हाइपोथेसिस हो सकता है, परिकल्पना हो सकता है। अब ये सिद्ध होगा या नहीं होगा ये तो बाद की बात है, वो तो रिसर्च के निष्कर्ष पर निर्भर करेगा, लेकिन पहले तो हमारे दिमाग में ये आ सकता है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा कथन जो अभी सिद्ध नहीं हुआ है ना, जिसे अनुभवजन्य डेटा से सिद्ध या खंडित किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा, चौथा पे आते हैं, अध्ययन डिजाइन का चयन। शोध डिजाइन का चयन इस बात पर निर्भर करता है, समस्या का प्रकार, अध्ययन का उद्देश्य, विषय पर पहले से उपलब्ध ज्ञान और उपलब्ध संसाधन। तो इस तरीके का डिजाइन इसको कहते हैं। नमूना डिजाइन, सैंपलिंग डिजाइन। नमूना क्या होता है, हम लोग इस पे और डीप जाएंगे, हर एक टॉपिक पे हम देखेंगे नमूना डिजाइन, सैंपलिंग क्या होता है, कितने प्रकार के सैंपलिंग होता है, इस सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो नमूनाकरण शोध की महत्वपूर्ण चरण है ना। ये पूरी जनसंख्या के छोटे भाग के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। अब जैसे अब ट्राइब्स में हम जा रहे हैं, मान लीजिए उड़ीसा के ट्राइब्स में हम जा रहे हैं, तो पूरे ट्राइब्स को तो नहीं करेंगे ना भाई अध्ययन, समय भी नहीं है, संसाधन भी नहीं है।
तो हम उस सारे ट्राइब्स के जो ट्राइब्स हम फोकस करेंगे किसी एक कम्युनिटी को, जैसे बैगा कम्युनिटी। तो बैगा कम्युनिटी एक ट्राइब कम्युनिटी है, तो पूरे बैगा कम्युनिटी में भी संभव नहीं है। तो हम छोटे से एक सैंपलिंग करेंगे, उसमें से सैंपलिंग मतलब होता है कि निकालना, है ना, उन जो बड़ी संख्या है उसमें से कुछ लोगों को निकालना जिससे कि आपकी मदद मिल सके। अब निकालने के भी कई प्रोसेस होते हैं, है ना, वो रेंडम सैंपलिंग होता है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, तो दो तरीके सैंपलिंग होता है, उसके भी सब कैटेगरीज हैं। तो हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन मोटा मोटी समझिए कि नमूना सैंपलिंग डिजाइन का मतलब ही होता है कि पूरी जनसंख्या में से छोटे भाग के आधार पर निष्कर्ष निकालना, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है किसी जिन सभी तथ्यों के पर अध्ययन किया जाता है, जनसंख्या का छोटा प्रतिनिधित्व भाग, है ना। नमूनाकरण के प्रकार, तो यहाँ पे हमने पढ़ा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, संभाव्यता नमूनाकरण, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, गैर संभाव्यता नमूनाकरण, डेटा संग्रह। अब इसके बाद जब हमने सैंपलिंग कर लिया, जब हमने बड़े उसमें से जनसंख्या में से छोटी संख्या को आइडेंटिफाई करके हमने उसमें से डेटा उसको एक साथ ला लिया कि हमको इन्हीं से डेटा लेना है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, डेटा संग्रह। तो ये शोध के उपयोगी जानकारी एकत्रित की जाती है इसमें। प्राथमिक डेटा के स्रोत, है ना, प्राथमिक डेटा का स्रोत क्या होता है, प्रश्नावली, अवलोकन, साक्षात्कार, है ना। द्वितीय डेटा के स्रोत क्या है, साहित्यिक साहित्यिक स्रोत, जो पहले लिखा जा चुका है, जो किया जा चुका है। आधिकारिक और अनौपचारिक रिपोर्ट, है ना, पुस्तकालय संसाधन, तो मतलब जो पहले हो चुका है उस पे काम करना। और डेटा के प्रसंस्करण और विश्लेषण, अब डेटा इकट्ठा के बाद अब उसका हम विश्लेषण करते हैं। इसमें शामिल क्या है, श्रेणी बनाना, कोडिंग करना, सारणीकरण करना, सांख्यिकी विश्लेषण करना, है ना। रिपोर्ट, शोध रिपोर्ट, अब लास्ट में क्या है, शोध रिपोर्ट लिखना। अंत में शोध के रिपोर्ट के निष्कर्ष को रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत करना। रिपोर्ट का मुख्य भाग क्या होगा, शीर्षक, आभार और प्रस्तावना, विषय सूची, परिचय, मुख्य रिपोर्ट और निष्कर्ष, है ना। तो मोटा मोटी यही है। अब इसको हम टेबल के माध्यम से देख लेते हैं। क्योंकि आज हमारे पास थोड़ा कम समय है, तो हम इस पे आज कम समय पे ही हम इसको समाप्त कर देंगे इसी टेबल के साथ। तो देखिए, अब इसमें क्या है कि हमने जो पहले शोध के अनुसंधान के चरण के बारे में हमने ऊपर पूरा उसको सिलसिलेवार ढंग से देखा। अब इसको हम एक बॉक्स के रूप में देख सकते हैं, जो याद करने में आपको आसानी हो। समस्या की पहला चरण क्या है, समस्या की पहचान करना, शोध विषय या समस्या का चयन करना, है ना। साहित्य समीक्षा, दूसरा हमारा चरण क्या है, शोध समस्या, शोध समीक्षा, संबंधित पुस्तकों, लेखों और शोध का अध्ययन करना। शोध प्रश्न और परिकल्पना, शोध के उद्देश्य और संभावित उत्तर निर्धारित करना, है ना। संभावित उत्तर क्या हो सकता है, इसका निर्धारित करना परिकल्पना में आता है। उद्देश्य मतलब क्या करना है, क्या मतलब कितना हम किस बाउंड्री तक रहेंगे, उसको उद्देश्य कहते हैं। और स्पेसिफिक और कर दें तो उसकी जो भाषा, मतलब प्रश्नों की जो भाषा होगी जो हम खोजना चाहते हैं, वो प्रश्न के रूप में आ जाएगा। अध्ययन डिजाइन का चयन, है ना, समस्या और संसाधनों के आधार पर उपयुक्त शोध डिजाइन चुनना। नमूना डिजाइन, नमूना यानी सैंपलिंग करना, जनसंख्या में से प्रतिनिधि नमूना चुनना। डेटा संग्रह, अवलोकन, साक्षात्कार, सर्वेक्षण आदि से डेटा एकत्रित करना। डेटा विश्लेषण, एकत्रित डेटा का सांख्यिकीय और गुणात्मक विश्लेषण करना। रिपोर्ट लेखन, शोध के निष्कर्ष को व्यवस्थित रूप से लिखना। तो ये हो गया हमारा अनुसंधान का चरण, है ना। तो आज हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी और कई काम है, बच गए हैं, तो मुझे उसको करना भी है, महत्वपूर्ण है। फिलहाल आप इसको देखिए अच्छे से, और आप मेरे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, ये सारा नोट्स आपको वहाँ मिल जाएगा। आपकी सपोर्ट, अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं, लाइक वगैरह कर दीजिए। बाकी हम जेट बेट और यूजीसी नेट, ये सारा कंटेंट यूजीसी नेट लेवल का है। क्योंकि यूजीसी नेट लेवल के कंटेंट अगर आप देख रहे हैं, तो जेट नेट वेट जो भी एग्जाम स्टेट का होता है वो आपसे आराम से निकल जाएगा। मेरी सिंपल सा फोकस है कि नेट के एग्जाम में 40+ प्रश्न आपके सही हो। बस हमारे बताए हुए रास्ते पे, या जो नोट्स हमने बनाई है उसको आप ध्यान से देखें, समझे, कोशिश करें। अच्छा संभावना है कि हम अच्छा एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। मिलते हैं एक और अगले वीडियो में। कोशिश करते हैं कि आपको वीडियो निरंतर मिलता रहे और आप इसको देखते रहें, जो कि आपके सपोर्ट के लिए ही ये सारा कुछ बनाया जा रहा है। तो शुभ रात्रि। अगर आपको कुछ लगता है सजेशन, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं पहली बार बना रहा हूँ, इस तरह की गतिविधि में कर रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ कमियां हो सके। लेकिन अगर कुछ सजेशन आपको लगता है तो आपके तरफ से मुझे वो अपेक्षित है। बाकी शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद।